Hello everyone. In the last video, we have discussed a lot about the water resource and how the water resource is getting deteriorated day by day. Okay, and what are the major reasons or what are the major sources for water consumption, है ना? So let's just move on to the next topic. उसमें 2-3 टॉपिक बाकी रह गए थे तो वो भी हम कर लेते हैं. Then our topic will be totally complete. वाटर रिसोर्स वाला, है ना? सो देखो जी, यहाँ पे सबसे पहले एक डायग्राम दे रखा है. डायग्राम में हम ये देखते हैं दैट दिस वाटर कंजम्पशन विच इज शोन दैट इंक्रीज इन पॉपुलेशन हियर एट द टॉप. यू कैन सी दैट पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग विच इज लीडिंग टू मोर पावर, need for more power. This more power is coming from dams, है ना, much more dams, dam building and water evaporation from reservoir of large hydropower projects, है ना. And next we have causes for water stress. Why the water level in some areas is declining? Declining for personal use. आपने water stress की definition मैंने आपको last video में बताई थी. Water stress is the situation when a person is not having enough water for his or her per capita जो देखो यहाँ पर था ना, वाटर स्ट्रेस क्या होता है. इफ पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी इज एनी इंडिकेशन, वाटर स्ट्रेस इज जस्ट बिगिनिंग टू शो इन इंडिया. The index is based on the minimum per capita level of water required to maintain an adequate quality of life in a moderately developed arid zone country. यानी कि ये इंडेक्स मिनिमम पर कैपिटा लेवल ऑफ वाटर पर बेस्ड है कि कितने पानी की पर कैपिटा ज़रूरत है एक एडिक्वेट क्वालिटी ऑफ लाइफ को किसी मॉडरेटली डेवलप्ड एरिड जोन कंट्री में मेंटेन करने के लिए. दैट इज नोन एज दैट इंडेक्स, द वैल्यू इज नोन एज वाटर स्ट्रेस. नाउ डोमेस्टिक यूज़ के लिए पानी चाहिए होगा. अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, तो डोमेस्टिक यूज़ जो है वो भी बढ़ेगा. जैसे अगर किसी एरिया में, जैसे मेरे मोहल्ले में अगर 100 लोग रहते हैं तो यहाँ की जो वाटर नीड है वो 100 लोगों के नहाने, 100 लोगों के खाने, 100 लोगों के बाकी यूजेस के लिए होगी. लेकिन अगर यहाँ लोग बढ़ करके 300 लोग हो जाते हैं तो पानी की जो नीड है वो 3 गुना हो जाएगी, है ना. देखिए यहाँ पे नहाना है, कुकिंग है, टॉयलेट है, तो ये सारी चीज़ों के लिए जो पानी चाहिए उसकी अमाउंट बढ़ जाएगा. बाथिंग, फ्लशिंग, वॉशिंग, कुकिंग, ड्रिंकिंग. इसी तरीके से एग्रीकल्चरल यूज़ में भी आपको पानी चाहिए. अगर आप 100 लोगों के लिए फसल उगा रहे हो तो वहाँ एग्रीकल्चर कम होगा. पीपल रिक्वायर फूड टू ईट, और फूड के लिए आपको क्या चाहिए, आपको पानी चाहिए. इसी के साथ जब भी आप एक्सटेंसिव फार्मिंग करते हो, हाई स्केल पर फार्मिंग करते हो, हाई लेवल पे फार्मिंग करते हो, देन यू नीड अ लॉट ऑफ वाटर फॉर दैट. सो इट ऑल्सो लीड्स टू हाई यूजेज ऑफ वाटर. देन इफ मोर पीपल आर ग्रोइंग इन एन एरिया, सो वी नीड मोर डेवलप्ड इंडस्ट्रीज एंड दैट डेवलपमेंट इंक्रीज डिमांड फॉर गुड्स, एंड दीज डिमांड फॉर गुड्स लीड टू every item that we use need water for production. So this all is causing water stress. Now reasons for decline of groundwater. अब ये समझेंगे हम कि हमारा जो ज़मीन का पानी है, यानी जो हमारा ग्राउंड वाटर है, वाई इट इज़ डिक्लाइनिंग, क्यों वो डिक्लाइन कर रहा है डे बाय डे. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, बिकॉज ग्राउंड वाटर डे बाय डे घटता जा रहा है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप पूछेंगे अपने पेरेंट्स से तो वो आपको बताएंगे कि जब वो इस एरिया में आए थे तब जो समरसेबल था वो किसी और लेवल पे लगा हुआ था, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे पानी कम होता चला गया ग्राउंड वाटर. उसके बाद में उन्होंने अपने समरसेबल को डीप कराया और ज़्यादा, या फिर उन्होंने एक नया जो वेल होता है समरसेबल का, जिसके अंदर वो मोटर डाली जाती है, सबमर्सेबल मोटर, वो मोटर का एक नया वेल उनको खुदवाना पड़ा क्योंकि वो पानी का वाटर लेवल, ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो नीचे जा चुका था. तो बेसिक सी बात ये है कि अगर आप पूछेंगे अपने घर में तो आपको ये चीज़ पता चल जाएगी दैट द ग्राउंड वाटर लेवल इज़ डिक्लाइनिंग. इसी तरीके से कुओं में भी होता है कि जो कुएँ थे वो पहले थोड़ी कम उस पर खुदे हुए थे डेप्थ पे, फिर बाद में जब पानी आना बंद हो गया उसमें तो फिर उसकी डेप्थ बढ़ाएगी. सो बेसिकली वाई we need to know that why the groundwater is declining day by day. क्यों घट रहा है? So population continues to rise at an unprecedented and unsustainable rate. Many more areas are expected to experience this imbalance in the near future. ठीक है. सो पॉपुलेशन जो है वो एक अनप्रेसिडेंटेड, यानी एक आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, और एक अनसस्टेनेबल रेट पे बढ़ रही है. अनसस्टेनेबल मतलब इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि ऐसा लग रहा है कि सारे रिसोर्सेज यही पॉपुलेशन खा जाएगी और बाकी के लिए कुछ नहीं बचेगा आने वाली जनरेशन्स के लिए. सो बेसिक सी बात ये दैट पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग एट अ वेरी हाई रेट, एट अ वेरी अनप्रेसिडेंटेड रेट एंड एट अ वेरी अनसस्टेनेबल रेट. सो बहुत सारे एरियाज
भी अभी नियर फ्यूचर में इस वाटर इम्बैलेंस को एक्सपीरियंस करेंगे, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। नाउ इस पे कई सारे रीज़न है। एक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, एक ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर एंड पॉपुलेशन है, फिर एक डिफॉरेस्टेशन है, देन वी हैव हाइड्रो पावर जनरेशन, देन वी हैव डैम्स, देन रेनफॉल। सो ये सारी चीज़ों को समझना ज़रूरी है, दैट इज कॉजिंग द डिक्लाइन ऑफ ग्राउंड वाटर। तो सबसे है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। World population is greater than 6 billion and will continue to increase significantly during the next few decades. Enormous demands on the world's limit fresh water supply. The total annual freshwater withdrawals today are estimated at 3,800 cubic kilometers, twice as much as just 50 years ago. World Commission on Dams 2000. ठीक है? So वर्ल्ड पॉपुलेशन 6 बिलियन के ऊपर जा चुकी है ना, और 6 बिलियन के ऊपर जब जा चुकी है तो ये धीरे धीरे सिग्निफिकेंट रेट पे बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है, और आने वाले फ्यू डेकेड्स में, आने वाले कुछ दशकों में बहुत ज़्यादा फ्रेश वाटर सप्लाई की एक बहुत इनॉर्मस अमाउंट में डिमांड उठेगी वर्ल्ड के लिमिटेड फ्रेश वाटर सप्लाई। तो अब जो टोटल एनुअल फ्रेश वाटर विड्रॉवल है जो कि आज की डेट में है वो 3,800 क्यूबिक किलोमीटर्स है, जो कि टॉइस है ना, आज से 50 साल पहले जो था उसका दुगना है ना। वर्ल्ड कमीशन ऑन डैम्स की ये रिपोर्ट से हमें पता चलता है दैट वो उससे डबल है आज से जो भी 50 साल पहले रहा होगा। तो एक रीज़न है दैट ओवर एक्सप्लोजन ऑफ द पॉपुलेशन इज एक्सप्लोडिंग, बहुत तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ रही है, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड पॉपुलेशन। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर एंड पॉपुलेशन। ठीक है, तो पानी का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल होना, इट अकर्स एट वेरियस लेवल्स। As many agriculturists use more water than necessary to grow crops. Industries in order to maximize short-term economic gains do not bother its liquid waste and releases it into streams, rivers, and the sea. Contamination of water due to agriculture also leads to surface water pollution. The excessive use of chemical fertilizers and pesticides in agriculture is the major source of water pollution due to agriculture. The major river in India has been polluted by factories located on its bank. तो अलग अलग लेवल पे होता है वाटर का यूटिलाइजेशन और उसकी पॉपुलेशन किस तरीके से एक्सप्लोड कर रही है और उसको ओवर यूटिलाइज कैसे किया जा रहा है। तो अलग अलग लेवल्स पे ये चीज़ हो रही है। बहुत सारे एग्रीकल्चरिस्ट क्रॉप को ग्रो करने के लिए पानी ज़रूरी है, लेकिन जितना ज़्यादा आप क्रॉप ग्रो करेंगे और जितना ज़्यादा आप फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा जो वाटर की डिमांड है वो बढ़ जाएगी। बिकॉज होता क्या है कि जब यू आर यूजिंग दीज फर्टिलाइजर्स तो वो जो पानी है ना वो पानी में मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, और ये पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स वगैरह, तो वो पानी अगर इरिगेशन के बाद अगर वो पानी बह करके किसी स्ट्रीम में या किसी नदी में या किसी तालाब में जा रहा है तो वो पानी उस तालाब को भी पल्यूट करेगा। ठीक है, और इंडस्ट्रीज़ भी पानी को ओवर यूज़ करती हैं क्योंकि वो जो लिक्विड वेस्ट जनरेट कर रही हैं, सारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर लिक्विड वेस्ट जनरेट होता है, तो वो लिक्विड वेस्ट जो है वो उतनी बॉदरेशन नहीं करना चाहती कि उसको कहीं प्रॉपरली ठिकाने लगाएं, बल्कि वो क्या करती हैं उसको पास ही के किसी स्ट्रीम में, किसी रिवर में या किसी सी में छोड़ देती हैं, जिससे क्या होता है पानी का कंटेमिनेशन हो जाता है और इससे सरफेस वाटर का पल्यूशन होता है ना। तो जो कंटामिनेशन ऑफ वाटर है जो एग्रीकल्चर के थ्रू हो रहा है उससे सरफेस वाटर का पोल्यूशन होता है। एग्रीकल्चर के थ्रू मैंने आपको बताया पेस्टिसाइड है ना, इंसेक्टिसाइड है, इवन फर्टिलाइजर्स हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है ये पानी को पोल्यूट करती हैं जिससे सरफेस वाटर पोल्यूट होता है। सरफेस वाटर इज़ द ओनली वे टू फ्रेश वाटर other than the groundwater. So the excessive use of chemical fertilizers and pesticides in agriculture is the major source of water pollution due to agriculture. मैंने आपको बताया है कि पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स जब आप यूज़ कर रहे हैं तो ये मेजर सोर्स है वाटर पोल्यूशन का, एग्रीकल्चर के द्वारा होने वाला वाटर पोल्यूशन। नाउ द मेजर रिवर इन इंडिया हैज़ बीन पोल्यूटेड बाय फैक्ट्रीज लोकेटेड ऑन इट्स बैंक। ज़्यादातर जो इंडिया की बड़ी बड़ी रिवर्स हैं वो ज़्यादातर उन फैक्ट्रीज की वजह से पोल्यूट हुई हैं जो उनके किनारे पर लोकेटेड हैं। नाउ इट इज़ नॉट इंक्रीज्ड कंजम्पशन, इट इज़ नॉट जस्ट इंक्रीज्ड कंजम्पशन। जैसे कि अब आप बात करें, जैसे अगर हम नहाते हैं है ना, वी टेक अ बाथ, तो वी यूज़ सोप्स, डिटर्जेंट्स एंड केमिकल्स।
वी यूज़ दैट। उसके बाद में वही हम क्या करते हैं, जो मेरे घर से जो पानी जा रहा है ना, आप अपने घर को देखिए, आपके घर में से जो पानी जा रहा है वो किसी न किसी नाले या किसी न किसी नाली में जा रहा होगा, है ना। और फिर वो नाला जो है या नाली जो है वो एक बड़े नाले से जा करके कनेक्ट हो रही है, और ये पूरा सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम जो है, ये लास्ट में एक बहुत बड़ा सीवेज का अमाउंट क्रिएट हो रहा है, और ये अनट्रीटेड म्युनिसिपल सीवेज है। और ये म्युनिसिपल सीवेज जब फ्रेश वाटर सोर्स में जाएगा या किसी नदी में जाएगा, जब किसी सरफेस वाटर में या ग्राउंड वाटर में जाएगा, तो ये जो पानी है ये क्या करेगा, उसको पल्यूट करेगा, कंटामिनेट करेगा। फिर इसी तरीके से आप कुक कर रहे हो, कुकिंग से भी सीवेज जनरेट हो रहा है ना, उसमें आप चीज़ें यूज़ कर रहे हो। अच्छा, रन ऑफ फ्रॉम एग्रीकल्चर फील्ड्स। अब जैसे कोई आपका खेत है, खेत में से जो पानी बाहर निकलता है उसमें पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स मिले हुए होते हैं। अब अगर वो आपने फ्रेश वाटर सोर्स या ग्राउंड वाटर सोर्स में भी छोड़ा, तब भी वो जो पानी है वो पूरी तरह पल्यूट हो जाएगा, है ना। इसी तरीके से आप अगर इंडस्ट्रियल वेस्ट को देखो, तो अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है, वो इंडस्ट्रियल वेस्ट पूरा का पूरा फ्रेश वाटर में छोड़ दिया जाएगा, तो उससे क्या होगा, उससे भी पानी कंटामिनेट होगा। फिर इसी तरीके से जो केमिकल स्मोक इंडस्ट्री से निकल रहा है, ये आपने पढ़ा होगा कि जब वो एनवायरनमेंट में मौजूद होता है, एटमॉस्फेयर में मौजूद होता है, तो वही केमिकल स्मोक, जैसे कि आपका SO2 है किसी फैक्ट्री से निकला हुआ, या आपका सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, एंड अ लॉट ऑफ अदर केमिकल्स ऑल्सो। तो ये केमिकल्स जब मिलते हैं विद द वाटर वेपर्स, तो वो एयर पॉल्यूटेंट्स रेन वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, और वही पॉल्यूटेंट्स जब ज़मीन पर आकर के गिरते हैं, तो नदी के पानी में वही पॉल्यूटेंट्स मौजूद होते हैं। इवन द वाटर विच इज़ कमिंग फ्रॉम दी क्लाउड्स, यानी कि वो वाटर जो पूरी तरह फ्रेश होना चाहिए, वो भी इंडस्ट्रीज़ की वजह से अब फ्रेश नहीं रह गया। और इसके लिए केवल इंडस्ट्रीज जिम्मेदार नहीं है, जो आप गाड़ियाँ चलाते हैं, जो ऑटोमोबाइल्स चलाते हैं, उससे निकलने वाला एग्जॉस्ट भी कहाँ जा रहा है, वो भी इन्वायरमेंट में जा रहा है, वो भी एटमॉस्फेयर में जा रहा है, और फिर वो पानी के साथ मिल करके वो ऐसे ड्रेन हो रही है उसकी वजह से, और ऐसे ड्रेन फ्रेश वाटर सोर्स और ग्राउंड वाटर सोर्स दोनों को पल्यूट कर रही है, ठीक है। Increasing pollution of fresh water sources, surface and groundwater. Now next topic is deforestation. How deforestation is causing the groundwater to decline, है ना, how it is becoming a cause. So once hill slopes are denuded of forest cover, the rainwater rushes down the rivers and is lost. Forest cover permits water to be held in the area, permitting it to seep into the ground. This charges the underground stores of water in natural aquifers. This can be used in drought years if the stores have been filled during a good monsoon. This soil and water management and afforestation are long-term measures that reduce the impact of droughts. The destruction of forest influences the regulation of natural water cycle. The removal of dense and uniform cover over the hilly zones leads to occurrence of floods in drainage basins. Nations situated in tropical climates, including India, experience disastrous floods caused by the indiscriminate deforestation of the slopes above the valley. सो एक बार जो हिल स्लोप्स हैं, अगर वो डिन्यूड हो जाती हैं, यानी अगर आप उनके ऊपर जो फॉरेस्ट कवर है, अगर आप उसको हटा देते हैं, ठीक है, न्यूड मीन्स टू किसी का अगर कोई कवर है तो उस कवर को हटा देना, दैट इज न्यूड, ओके। सो अगर आप उसको डिन्यूड कर देते हैं फॉरेस्ट कवर से, अगर आप इसका कवर हटा देते हैं, उसमें से आप जंगलों को साफ कर देते हैं हिल स्लोप पे से, तो जो रेन वाटर है जो कि हिल स्लोप पे से बड़ा धीरे धीरे बहता हुआ आता, वो अब रश करेगा, यानी ऊपर से सीधा नीचे आएगा, ठीक है। और क्योंकि जो रेन वाटर है वो बहुत तेज़ी से आ रहा है रिवर के अंदर, तो उसके अंदर अगर हम कहें तो वो बहुत जल्दी से ही लॉस हो जाएगा, है ना, बहुत तेज़ी से क्योंकि वो आ रहा है। तो फॉरेस्ट कवर वाटर को परमिट करता है कि वो जो एरिया मतलब ग्राउंड में वो नहीं जा पाएगा, है ना, वो रिवर में आ जाएगा, और रिवर में आने के बाद वो जल्दी से गायब हो जाएगा। अगर वो वाटर उस कवर के थ्रू होता हुआ आता तो वो मिट्टी के थ्रू अंदर ग्राउंड में सीप कर सकता था, अंदर जा सकता था, लेकिन अब वो मौका नहीं रहा क्योंकि वो डायरेक्ट आ रहा है, रश डाउन करके आ रहा है। अब ये जो चार्ज है, मतलब ये जो अंडरग्राउंड स्टोर्स हैं वाटर के, वो नेचुरल एक्विफर्स हैं, ठीक है।
मतलब हम इससे ये समझना है आपको कि जो अंडरग्राउंड स्टोर है पानी का वो कैसे भरता है। वो उसका एक नेचुरल तरीका ये है कि अगर हिली स्लोप्स पे फॉरेस्ट कवर है तो वहाँ वो पानी मिट्टी में इजीली सीप करके चला जाता है और ग्राउंड में जाकर के मिल जाता है। लेकिन अगर वही आपने हटा दिया है तो इससे क्या होता है, उससे फिर आपका जो नेचुरल तरीका है वो ख़त्म हो जाता है और पानी डायरेक्ट, रेन वाटर डायरेक्ट ऊपर से नीचे आता है, जिसकी वजह से वो जल्दी गायब हो जाता है। अब आप इसको, ये जो पानी आपने अंदर भेजा है उसको आप एज अ यूज़ कर सकते हो। जब सूखे का वक्त हो तो आप उस पानी को यूज़ कर सकते हो। अगर गुड मॉनसून में आपने पानी भर लिया है तो वो पानी बाद में यूज़ किया जा सकता है। अब ये जो सॉइल और वाटर मैनेजमेंट है और जो एफॉरेस्टेशन है, ये लॉन्ग टर्म मेजर्स हैं जो कि ड्रॉट के इम्पैक्ट को रोक सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है, रोक तो खैर कोई नहीं सकता, लेकिन उसको कम किया जा सकता है। अब फॉरेस्ट का जो डिस्ट्रक्शन है, यानी फॉरेस्ट की जो तबाही है, वो किस तरीके से नेचुरल वाटर साइकिल के रेगुलेशन को इन्फ्लुएंस कर रही है, ये समझिए आप। कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है कि आपने फॉरेस्ट को हटाया, उससे क्या हुआ, जो पानी जो ज़मीन में जाना था वो ज़मीन में नहीं गया, वो सरफेस पे ही रहा और सरफेस पे बहुत जल्दी वो ख़त्म हो गया। उसके बाद में जो नेचुरल वाटर साइकिल है वो ये कहती है कि पानी धरती के अंदर जाए। ठीक है, बारिश हो, पानी धरती में जाए, फिर वही पानी जो है वो वापस यूज़ हो। लेकिन अब नेचुरल वाटर साइकिल इनफैक्ट इन्फ्लुएंस हो रही है ना। द रिमूवल ऑफ डेंस एंड यूनिफॉर्म कवर ओवर द हिली जोन्स लीड्स टू अकरेंस ऑफ फ्लड्स एंड ड्रेनेज बेसिन्स। यानी जब आप घने और यूनिफॉर्म कवर जो नेचर ने बनाया है ना, दैट इज द परफेक्ट थिंग। और वो परफेक्ट चीज़ जब आप हटा रहे हो हिली जोन्स पे से, वो सब जब आप हटा रहे हो तो उससे क्या हो रहा है, उससे बाढ़ आ रही है। जो ड्रेनेज बेसिन है वहाँ बाढ़ आ रही है। बाढ़ क्यों आ रही है भाई? क्योंकि उसको तो मतलब उसको तो ऐसा सेटअप है कि वो पानी धीरे धीरे आएगा रिवर के अंदर और वो धीरे धीरे पानी चलता रहेगा। लेकिन अगर मान लो एक ग्लास की कैपेसिटी है आधे लीटर की, ठीक है, और उस ग्लास को ऐसा है कि उसमें धीरे धीरे पानी जो है आता रहता है और आधा लीटर पानी भरता रहता है और धीरे धीरे वो पानी यूज भी होता रहता है। लेकिन अब उसी ग्लास के अंदर मैं ऊपर से 5 लीटर पानी एक साथ डाल दूं तो क्या होगा? सारा पानी बाहर फैल जाएगा, है ना, क्योंकि ग्लास की कैपेसिटी तो आधा लीटर है ना। तो अब ऐसा होता है कि जब रेन वाटर हिली स्लोप से डायरेक्ट नीचे आता है तो उस टाइम पे क्या होता है कि ये जो एरिया है अराउंड द रिवर बेसन, पूरा जो ड्रेनेज बेसन है उस रिवर का, वो इफेक्ट होता है और वहाँ पे फ्लड आता है। ठीक है, यानी बाढ़ आती है। तो बाढ़ का एक बहुत महत्वपूर्ण रीजन डिफॉरेस्टेशन भी है। तो आप समझ सकते हैं कि डिफॉरेस्टेशन दो बहुत गलत काम करवा रहा है। पहले तो जंगल का कवर गायब हो रहा है और दूसरा वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो रही है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग इज द nations situated in tropical climates including India experience disastrous floods caused by the indiscriminate deforestation of the slopes above the valley। जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट की कंट्रीज़ हैं वहाँ ज़्यादातर हम ये देखते हैं, वो जितने भी नेशंस हैं वहाँ पर डिज़ास्टर्स फ्लड्स आते हैं जो कि डिफॉरेस्टेशन के इनडिस्क्रिमिनेट होने की वजह से होते हैं, डिफॉरेस्टेशन होने की वजह से होते हैं। अगर आप स्लोप, क्योंकि नेचर ने उसे बड़ा यूनिफॉर्म लुक दिया है, बड़ा यूनिफॉर्म तरीके से नेचर ने बनाया है, बट इफ़ यू आर चेंजिंग दैट और इफ़ यू आर इंटरवीनिंग इन दैट, देन दैट इज कॉजिंग अ problem, and especially in the tropical climate countries like India, it's causing huge floods. Now the next thing is hydropower generation, how it is affecting the groundwater level. Large amount of water is used for generating power which otherwise used for human needs। ठीक है, सो बहुत ज़्यादा पानी की मात्रा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ की जाती है, और अगर ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का काम नहीं हो रहा होता तो इस पानी को ह्यूमन नीड्स के लिए यूज़ किया जा सकता था। इसका मतलब ये है कि कुछ लोग जो पानी की कमी से परेशान हैं, उनकी कमी, मतलब जो पानी उनकी कमी को दूर कर सकता है, उस पानी को दूसरे लोगों के लिए इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए यूज़ किया जा रहा है। मतलब सीधा सीधा मतलब तो इसका यही हुआ है ना। और एक और चीज़ है डैम्स, जो कि ग्राउंड वाटर का लेवल डिक्लाइन करें। इट कैन बी unequivocally stated that dams have made significant contribution to human development and the benefits derived from them have been considerable। यानी इसमें कोई दो राय नहीं है कि डैम्स जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट में मदद की है, और जो पानी इनसे लिया जाता है, सॉरी पानी नहीं, जो फ़ायदे इनसे लिए जाते हैं वो कंसिडरेबल हैं, मतलब उनको कंसीडर किया जा सकता है। दे आर अ गुड वे फॉर हेल्पिंग और फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। बट
we have a but here. Large dams are designed to control floods and to help the drought prone areas with water, with supply of water, but large dams have proved to cause catastrophic environmental damage. Hence an attempt has been made to construct small dams. Multiple small dams have less impact on the environment. तो बड़े बड़े जो डैम्स हैं उनको बनाया जाता है जिसकी वजह से बाढ़ ना आए, जिससे जो ड्राउट प्रोन एरिया है वो उसको बचाया जा सके, वहाँ पानी सप्लाई किया जा सके। लेकिन बड़े बड़े डैम कैटास्ट्रॉफिक इन्वायरमेंटल डैमेज करते हैं, इसीलिए ये कोशिश की जाती है कि छोटे डैम्स बनाए जाएं, क्योंकि बहुत सारे छोटे डैम्स अगर आप बना लेंगे तो इन्वायरमेंट पर कम इम्पैक्ट आएगा। Dams ensure a year-round supply of water for domestic use and provide extra water for agriculture, industries and hydropower generation. तो जो डैम्स हैं वो आपको एक पूरे साल का वाटर सप्लाई से इंश्योर करते हैं कि आपको पूरे साल में वाटर मिले अच्छे से डोमेस्टिक यूज़ के लिए, और एक्स्ट्रा वाटर भी मिले एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए और हाइड्रोपावर जनरेशन के लिए। They alter river flows, change nature's flood control mechanisms such as wetland and floodplains, and destroy the lives of local people and the habitats of wild plants and animal species, particularly in the case with mega dams. यानी कि डैम्स के केस में ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। अगर बड़े बड़े डैम्स बनाए जा रहे हैं तो उससे रिवर का फ्लो अल्टर होता है, उसके फ्लो में चेंज आता है, नेचर का जो फ्लड कंट्रोल मैकेनिज्म है उसमें दखलंदाजी होती है, क्योंकि जो वेटलैंड्स हैं और जो फ्लड प्लेन्स हैं वो नेचर ने उनको बनाया ही इसके लिए है, ठीक है। यानी कि अगर आप देखें तो जो हमारा गंगा बेसिन है पूरा, जब यहाँ पे जो ये फ्लड प्लेन्स कहलाते हैं और ये काफ़ी फर्टाइल होते हैं, बिकॉज जो पानी आता है वो अगर आप पढ़ेंगे इन द चैप्टर ड्रेनेज ऑफ क्लास 9 देन यू विल गेट टू नो दैट जो पानी है वो काफ़ी फर्टाइल होता है, इट्स रिच विद मिनरल्स। सो बेसिकली इससे क्या होता है कि जो लोकल लोग हैं वो उनकी लाइफ डिस्ट्रॉय होती है, उनका हैबिटेट डिस्ट्रॉय होता है, वाइल्ड प्लांट्स का, एनिमल स्पीशीज़ का हैबिटेट डिस्ट्रॉय होता है डैम्स बनाने से, पर्टिकुलरली लार्ज डैम बनाने से, बड़े डैम बनाने से ये बहुत ऊंचे स्तर पर ये नुकसान देखने पड़ते हैं। अगली चीज़ है रेनफॉल। Okay, so how rainfall is becoming a cause in the decline of the groundwater. The erratic and inadequate rainfall results in reduction in storage in subsurface reservoirs. The building construction activities are sealing the permeable zone, reducing the areas for percolation of rainwater into subsurface and increase in surface runoff. India's increasing demand for water for intense irrigated agriculture, for generating electricity and for consumption in urban and industrial centers has been met by creating large dams. Dams support 30 to 40% of this area. ठीक है। अब जो इनएडिक्वेट रेनफॉल है यानी पूरा ना पड़ने वाली जो बारिश है, उससे क्या होता है कि जो सब सरफेस रिजर्वायर है उनमें पानी की कमी हो जाती है ना। जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ है उससे क्या है, जो परमिएबल जोन है वो ख़त्म हो रही है। परमिएबल जोन को समझ लेते हैं थोड़ा सा। मान लो कि एक एरिया में मिट्टी थी पूरे में और वो वहाँ से पानी पेनिट्रेट करता था हर साल। अब आपने क्या किया, वहाँ मिट्टी की जगह आपने पक्की सड़क बनवा दी। अब पक्की सड़क के अंदर पानी पेनिट्रेट नहीं कर सकता, तो वो परमिएबिलिटी जो थी ना पानी के अंदर जाने की, वो ख़त्म हो गई। तो पर्कुलेशन ऑफ रेन वाटर कैसे, सब सरफेस वाटर में कैसे जाएगा रेन वाटर, और इससे क्या होता है कि सब सरफेस रन ऑफ जो है वो बढ़ जाता है, यानी पानी जो है वो ज़मीन पर ही बहता रहता है और अंदर नहीं जा पाता, पर्कुलेट नहीं कर पाता, परमिएट नहीं कर पाता। तो उससे क्या होता है दैट द वाटर विच इज़ देयर to go inside the ground and enrich the source of the groundwater, it is just running off at the surface, so it is causing a problem. Now India's increasing demand for water, यानी हमारी जो पानी की डिमांड बढ़ती जा रही है इंटेंसिव इरिगेटेड एग्रीकल्चर के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए और अर्बन और इंडस्ट्रियल सेंटर्स में कंज्यूमेशन के लिए कंजम्पशन के लिए। सो ये सब चीज़ें जो है ये इंक्रीजिंग डिमांड बड़े बड़े डैम्स बना करके पूरी की जा रही है। डैम्स 30 से 40% इस एरिया को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो बेसिक सी बात यह है कि अगर रेनफॉल वाटर के लिए कुछ ऐसा इंतजाम किया जाए कि वो डायरेक्ट पानी धरती में जा सके, तो इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता, ठीक है।
बिकॉज इट्स द बेस्ट थिंग टू डू। आप ग्राउंड वाटर के सोर्स को पानी से इनरिच कर रहे हो, उसको वापस लौटा रहे हो जो जैसा वो था, क्योंकि आपने पूरे साल ग्राउंड वाटर का पानी यूज़ किया। अब जब बारी आई है ग्राउंड वाटर को यूज़ किया, अंडरग्राउंड वाटर को, अब जब बारी आई है कि आप उसे दोबारा पानी भरो, मानसून सीजन आया है, तो आप नहीं कर रहे हो, आप उसको खाली छोड़ दे रहे हो। दैट इज़ बैड बिकॉज वन डे द ओनली सोर्स वी हैव इज़ द ग्राउंड वाटर फॉर फ्रेश वाटर, सो वी कांट जस्ट स्किप इट। हमें इस पे सोचना चाहिए। एंड वाटर हार्वेस्टिंग इज वन वे थ्रू विच दिस कैन बी डन, है ना। वाटर हार्वेस्टिंग शुड बी डन प्रॉपरली। एंड केस स्टडी नर्मदा रिवर डैम्स, एक केस स्टडी भी हम यहाँ पे कर लेते हैं नर्मदा रिवर डैम्स की। नर्मदा नदी है ना, और उस पर बनाए हुए डैम्स की केस स्टडी है। फॉर ओवर अ डेकेड विलेजर्स हैव वेज्ड एन इंटेंस बैटल टू स्टॉप डैम्स ऑन इंडियाज नर्मदा रिवर। The Narmada Valley Development Project included 30 major dams and 3,000 smaller dams. The Sardar Sarovar Project SSP has gained international notoriety due to intense opposition by villagers, led by the Narmada Bachao Andolan, Save the Narmada movement. Activists and villagers forced the World Bank to withdraw from the project in the early 90s. A case filed with the Indian Supreme Court stopped construction for nearly 6 years. However, on October 18, 2000, the Indian Supreme Court issued a controversial final ruling allowing construction to proceed. About 2 lakh people would be displaced for the reservoir. Hundreds of thousands more will lose land or livelihood due to related developments. Thousands of people who have been resettled are struggling to survive on cramped plots with no arable land or source of livelihood. Faced with these future prospects, villagers have vowed to remain on their lands and face submergence behind the partly built dam rather than face a life of certain destitution. People affected by the intense canal system are not considered as project affected people and are not entitled to the same resettlement and compensation packages as those living in the reservoir area. There are no credible environmental studies or rehabilitation plans, although the legal framework requires that affected people be given land for land compensation. There is no land available for resettlement. The project is expected to generate only 50 megawatt of 1450 megawatt plant after seasonal water flow and power consumption for pumping water is accounted for. The project is supposed to irrigate 1.9 million hectares and provide drinking water to over 20 million people. However, these benefits are based on overestimates of annual flow in the river and assume extremely high irrigation efficiency. The arid Kutch region will not receive any water supply benefits until 2025. Now, what is sustainable water management? This we have. Then we have the next chapter. Okay, so सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि जो नर्मदा रिवर है इसमें केस स्टडी हमको करना है। तो बेसिकली 1 दशक तक अगर हम देखें, जो गांव वाले हैं उन्हें डैम को रोकने के लिए काफ़ी रेजिस्टेंस उन्होंने किया, इंटेंस बैटल उनको लड़नी पड़ी कि इंडिया में जो नर्मदा रिवर है उस पर डैम ना बनाया जाए। ठीक है, उस पर डैम ना बनाया जाए। जो नर्मदा वैली डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, ठीक है, जिसके अंदर 30 मेजर डैम्स और 3000 छोटे छोटे डैम्स थे, और जो सरदार सरोवर प्रोजेक्ट है SSP, उसने इंटरनेशनल नोटोरिटी हासिल की क्योंकि विलेजर्स ने उसका बहुत अपोजिशन किया। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन को अगर आप देखो, जो कि सेव द नर्मदा मूवमेंट है, वहाँ पर जो एक्टिविस्ट हैं और जो विलेजर्स हैं उन्होंने वर्ल्ड बैंक को फोर्स किया ताकि वो उस प्रोजेक्ट को अर्ली 90s में उसको वो विड्रॉ कर ले। ठीक है, अब एक केस है जो कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया गया, जिससे 6 साल तक के लिए इसके कंस्ट्रक्शन को रोका गया। लेकिन 18 अक्टूबर 2000 को इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने कंट्रोवर्शियल फाइनल रूलिंग इशू की, जिसपे कंस्ट्रक्शन को प्रोसीड करने दिया गया। 2 लाख लोग को डिस्प्लेस किया गया रिजर्वायर बनाने के लिए, और बहुत सारे लोग, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मोर, यानी अभी और भी लोग जो हैं वो अपना मतलब उनसे भी कहीं ज़्यादा लोगों ने अपना लैंड और लाइवलीहुड लूज़ किया। यानी 2 लाख लोगों को तो हटाया गया, और इसके अलावा जो लोग थे उन्होंने अपना लाइवलीहुड लूज़ किया, किसी ने अपना लैंड लूज़ किया रिलेटेड डेवलपमेंट्स की वजह से। ठीक है, नाउ थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु हैव बीन, अच्छा, जो जिन लोगों को रीसेटलमेंट दिया गया वो अभी भी उन क्रैम्प
प्लॉट्स पे सर्वाइवल के लिए परेशान है क्योंकि उनके पास कोई एरेबल लैंड नहीं है या सोर्स ऑफ लाइवलीहुड नहीं है। तो ये सब जो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हैं, इन सबको देखते हुए विलेजर्स ने ये कसम खा ली है कि वो अपनी ही ज़मीन पर रहेंगे और वो पार्टली जो बिल्ट डैम है उसमें सबमर्जेंस फेस करने को तैयार हैं, लेकिन एक सर्टेन डिस्ट्रीब्यूशन की लाइफ वो जीने को तैयार नहीं है। ठीक है, तो जो लोग इस एक्सटेंसिव कनाल सिस्टम से इफ़ेक्ट होते हैं उनको प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल नहीं माना जाता और उनको सेम रीसेटलमेंट नहीं दिया जाता और कंपनसेशन नहीं दिया जाता जैसे कि उन्हें दिया जाता है जो कि रिजर्वायर एरिया में रह रहे थे, है ना। मतलब इफेक्ट तो सभी होते हैं ना, किसी भी अगर कोई भी काम आपके एरिया में हो रहा है तो सभी इफेक्ट होते हैं, लेकिन जो बेसिकली मिसप्लेस किए गए हैं उनको तो कॉम्पनसेशन दिया जाता है, बट दोज हु आर अफेक्टेड इन सम अदर वेज उनको कोई कॉम्पनसेशन प्रोवाइड नहीं किया जाता। कोई क्रेडिबल इन्वायरमेंटल स्टडीज़ नहीं है, रिहेबिलिटेशन प्लान्स नहीं है, और जो लीगल फ्रेमवर्क है वो ये उसके लिए ज़रूरत है कि जो इफेक्टेड पीपल हैं उनको लैंड फॉर लैंड कॉम्पनसेशन दिया जाए। लेकिन जब लैंड ही नहीं है तो कॉम्पनसेशन कहाँ से दिया जाएगा, रीसेटलमेंट कहाँ से किया जाएगा। ठीक है, सो देयर इज़ नो लैंड अवेलेबल फॉर रीसेटलमेंट। नाउ एक चीज़ ये भी है कि जो प्लान है उससे एक्सपेक्ट किया गया था कि सीजनल वाटर फ्लो के बाद और मतलब वो 50 मेगावाट का प्रोजेक्ट ये एक्सपेक्टेशन था कि वो इतना जनरेशन करेगा 50 मेगावाट्स का, लेकिन जो प्लानिंग थी वो 1450 मेगावाट की थी। तो एक चीज़ तो यहीं पे आप देखें कितना फ़र्क आ गया, है ना। इसके बाद में जो प्रोजेक्ट है वो 1.9 मिलियन हेक्टेयर को इरिगेट करने वाला था और 20 मिलियन लोगों की पीने की पानी की समस्या दूर करने वाला था, लेकिन ये बेनिफिट्स जो थे ये ओवर एस्टिमेट्स पर बेस्ड थे एनुअल फ्लो इन द रिवर के, और इन्होंने एक्सट्रीमली हाई इरिगेशन एफिशिएंसी को अज्यूम कर लिया था। तो इसकी वजह से ये डेटा काफ़ी ज़्यादा ओवर एग्जैजरेटेड है और जो एरिड कच्छ रीजन है वो कोई भी वाटर सप्लाई रिसीव नहीं करने वाला है अंटिल 2025। नाउ here we have sustainable water management. What is this and how it's going to affect people's life? So building several smaller reservoirs instead of few mega projects, यानी कि सबसे पहले तो एक दो मेगा प्रोजेक्ट्स यानी एक दो बहुत ही लार्ज स्केल पे प्रोजेक्ट्स बनाने से अच्छा है, एक दो बहुत ही बड़े डैम्स बनाने से अच्छा है कि आप बहुत सारे छोटे छोटे डैम्स बनाएं, छोटे छोटे रेजर्वायर्स बनाएं। ठीक है, उससे क्या होगा, उससे इन्वायरमेंट पे भी कम असर पड़ेगा और लोगों की ज़िंदगियाँ भी कम इफेक्ट होंगी। डेवलपिंग स्मॉल कैचमेंट डैम्स एंड प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स। ठीक है, तो छोटे छोटे आप कैचमेंट डैम्स बनाएं और वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करें, सॉइल मैनेजमेंट करें, माइक्रो कैचमेंट डेवलपमेंट करें और एफॉरेस्टेशन करें। तो इससे क्या होता है, जो अंडरग्राउंड एक्वीफर है वो आपका रिचार्ज हो जाता है और जो लार्ज डैम की ज़रूरत है वो पूरी तरह ख़त्म हो जाती है। यानी आप एफॉरेस्टेशन पे फोकस करें, एफॉरेस्टेशन अगर आप कर लेंगे तो बाकी सारी चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। यानी जितना ज़्यादा हो सके फॉरेस्ट कवर को दोबारा लाने की कोशिश की जाए। पेड़ पौधे जितने ज़्यादा होंगे उतना ही ज़्यादा आप पानी को नीचे ज़मीन में भेज पाएंगे, है ना। और ट्रीटिंग एंड रिसाइकलिंग म्यूनसिपल वेस्ट वाटर फॉर एग्रीकल्चरल यूज़, यानी एग्रीकल्चर यूज़ के लिए जो म्यूनसिपल वेस्ट है, यानी जो आपके घरों से निकलने वाला वेस्ट है, फिर वो इकट्ठा होकर के पूरा म्यूनसिपल वेस्ट बनता है, तो उसको ट्रीट करें अच्छे से, उसको ट्रीट करें, उसको रिसाइकल करें और फिर जो वेस्ट वाटर आ रहा है एग्रीकल्चर यूज़ से वो जो आपका म्यूनसिपल वेस्ट है उसको ट्रीट करें अच्छे से और उस पानी को फिर हम एग्रीकल्चरल यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। जो लीकेजेस हैं डैम से, कैनाल से और म्यूनसिपल पाइप्स में जो लॉस होता है पानी का, उन सबको हमें प्रिवेंट करना चाहिए, लीकेजेस वगैरह को। और जो भी छोटा बहुत अगर कोई परेशानी है म्यूनसिपल पाइप्स में तो उसको ठीक करना चाहिए, बिकॉज इससे भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। जैसे अगर आपके घर में भी अगर कोई आपका टैप है वो ख़राब हो गया है और अगर आप उसके नीचे बाल्टी लगा दें, ठीक है, और वो बूंद बूंद पानी उसमें से निकल रहा है, तो आप ये देखेंगे कि 2-3 घंटे बाद वो आपको बाल्टी भरी हुई मिलेगी। यानी भले ही वो पानी बूंद बूंद है, लेकिन वो पानी जब इकट्ठा हो जाएगा तो वो बहुत ज़्यादा है, एक बंदा नहा सकता है उतने पानी में, इतना पानी है वो, और कई लोगों की प्यास बुझ सकती है उस पानी से।
तो अच्छा खासा पानी है। अगर कहीं पर भी पाइपलाइन में कोई दिक्कत है तो उस लीकेज को ठीक करना चाहिए, ठीक है। इवन एट योर होम, अगर मैं, ये तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की बात है, लेकिन अगर आपके घर में भी ऐसा है दैट यू हैव अ डिस्टर्ब टैप, दैट यू हैव अ डैमेज टैप, तो उस टैप को आप ठीक करिए, नहीं तो आप उसके नीचे बाल्टी लगा दीजिए, ठीक है। उससे क्या होगा, वो पानी एटलीस्ट कलेक्ट हो जाएगा एक जगह और फिर उसे किसी दूसरे काम के लिए यूज़ किया जा सकता है, इंस्टेड ऑफ जस्ट गेटिंग इट अवे और वो पानी डिप डिप करके वेस्ट हो रहा है। उससे बेटर है कि आप उसको किसी और दूसरे यूज़ में यूज़ कर सकते हैं। तो और एक और चीज़ है कि अर्बन एनवायरनमेंट्स में रेन वाटर हार्वेस्टिंग को इफेक्टिव होना चाहिए। यानी कि जैसे अगर हम शहरों में रहते हैं तो एक चीज़ बड़ी कॉमन है कि हमारे यहाँ पानी के ज़मीन के अंदर जाने का कोई इंतज़ाम नहीं है, ठीक है। और जितना ज़्यादा डेवलप्ड एरिया है उतना कम इंतज़ाम है, ठीक है। और जितने पास पास घर हैं तो सड़कें बनी हुई हैं, छत पूरी आपकी वैसी है एकदम, है ना, और पूरा घर आपका पक्का मकान बना हुआ है, तो पानी जाए तो जाए कैसे अंदर, ठीक है। पूरी कॉलोनी सेटल्ड है। इसमें करना ये होता है कि छत पे जो इकट्ठा होने वाला पानी है उसके लिए एक प्रॉपर एक एरिया में एक रिजर्वायर बनाया जाए छोटा सा, है ना, और उस पूरे सारे मोहल्ले के छत का पानी उस रिजर्वायर में इकट्ठा किया जाए। या अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो आप अपने अपने घरों में जो पुराना सिस्टम था उस सिस्टम को लगाइए कि अपने घर के अंदर आप, अगर आप देखेंगे दैट पहले क्या होता था कि घर का जो चारों तरफ रूम्स होते थे और बीच में एक बड़ा सा टैंक सा होता था, उस टैंक के अंदर छत का पानी और डायरेक्ट आने वाला पानी, क्योंकि छत पूरे पे नहीं होती थी, सिर्फ कमरों पे छत होती थी, तो वो डायरेक्ट आने वाला पानी और छत का पानी, दोनों पानी उसमें इकट्ठे हो जाते थे और उसके बाद में फिर घर की औरतें उसको पूरा आराम से यूज़ करती थी, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि अगर आप वो सिस्टम लागू कर सकते हैं तो उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है ना। लेकिन आप मिलकर भी अपनी कॉलोनी में एक छोटा सा एक ऐसी जगह बनवा लें जहाँ पर उस पानी को कलेक्ट किया जा सके, या अपने घर में ही आप बना लें किसी तरीके से, वो जो पानी छत पे कलेक्ट हो रहा है और वो फिर पूरा वेस्ट जा रहा है उसको आप नाली में बहा रहे हैं, उससे बेटर है कि उससे किसी तरीके से आप ग्राउंड वाटर में भेजने का प्रयास कीजिए। और अपना जो भी घरेलू वेस्ट है उसको आप कहीं ना कहीं रिसाइकिल करने की कोशिश कीजिए। जैसे आपका जो सब्जी वगैरह जब आप धोते हैं या जो किचन का खास तौर से जो पानी होता है वो बिल्कुल अच्छा पानी है, हेल्दी पानी है। अगर आप उस पानी को कहाँ भेज देते हैं, अगर आप उस पानी को इकट्ठा करके पौधों में डाल देते हैं, अपने गार्डन में डाल देते हैं, तो उस पानी से बेटर कुछ नहीं हो सकता पौधों के लिए, है ना। इंस्टेड ऑफ जस्ट अगर आप उसे नाली में बहा देंगे तो फिर वो आगे जाके नाली के ही बाहर को बढ़ाएगा। तो इससे बेटर है कि आप उसे अपने घर में ही यूज़ कर लें। जितना ज़्यादा हो सके हमें अपने घर में ही अपने वेस्ट को ठिकाने लगाने की कोशिश करनी चाहिए, इंस्टेड ऑफ जस्ट थ्रोइंग इट अवे, ठीक है। थ्रोइंग इट अवे इज़ नॉट अ सोल्यूशन टू एनीथिंग, ओके। वट एवर यू हैव इज़ योर्स एंड यू हैव टू treat with that, you have to deal with that. So basically आप जो भी वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, आप उसे यूज़ कीजिए, ठीक है। और इतनी साइंटिफिक वेज आपको मिल जाएंगे, मतलब एज एन इंडिविजुअल भी आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट को जीना शुरू करें एज एन इंडिविजुअल, ठीक है। देश के लेवल पे क्या होना चाहिए या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को क्या करना चाहिए, दैट इज़ अनदर थिंग, है ना। हमें क्या करना चाहिए, दैट इज़ वन थिंग। और वो सारे आइडियाज़ को अगर आप अपने घर में लगा रहे हैं देन दैट इज़ वेरी मच हेल्पफुल टू यू। इसके अलावा वाटर कंजर्वेशन मेजर्स एग्रीकल्चर में लगाने चाहिए, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन को आप यूज़ कर सकते हैं। ड्रिप इरिगेशन इज़ वेरी मच इफेक्टिव। और ग्रोइंग वाटर इंटेंसिव कैश क्रॉप्स जो हैं उनको हमें थोड़ा उन पर कंट्रोल लगाना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो इंटेंसिव कैश क्रॉप्स हैं उनको सिर्फ प्रॉफिट के लिए उगाया जाता है और उसके लिए लैंड एक्सप्लॉयटेशन भी होता है और वाटर रिसोर्स का भी एक्सप्लॉयटेशन होता है। और वाटर लॉगिंग का भी कंट्रोल होना चाहिए, यानी पानी अगर कहीं पे इकट्ठा हो गया है तो उसको किस तरीके से ज़मीन के अंदर डालना है या उसके साथ क्या करना है उसका भी कुछ ना कुछ सोचना चाहिए, है ना। इसी तरीके से जो प्राइसिंग है वाटर की रियल वैल्यू पे, अगर आप पानी की कीमत लगा देंगे तो लोग उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यूज़ करेंगे और उसको इफ़िशेंटली और यूज़ करेंगे और वाटर वेस्टेज को रिड्यूस हो जाएगा। मतलब अगर मान लीजिए आप कोई चीज़ ख़रीद करके लाते हैं तो आपको उसका ख्याल होता है, आप उसको वेस्ट नहीं करते, आप उसको थोड़ा सा भी वेस्ट नहीं होने देते, है ना। जैसे ऑयल है, आपके घर में जो खाना पकाने का ऑयल है, क्या आप उसे पानी की तरह ही बहाते हैं? क्या अगर डिब्बा खुला रह जाता है और डिब्बा गिर जाता है तो क्या आप उसे बहने देते हैं, है ना।
नहीं, आप ऐसा नहीं करते। आप उसका कोई ना कोई, अगर डिब्बा गिर भी जाता है तो आप उसका कोई दूसरा यूज़ सोचते हैं कि हम इसे इसमें डाल देंगे, हम इसका ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। बट अगर पानी के साथ ऐसा हो जाता है तो आप उसको वेस्ट होने देते हैं। इवन अगर टैप खुला हुआ है तो आप उसको बंद करने की ज़हमत नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि आपको उसकी रियल वैल्यू का एहसास नहीं है। ऑयल के लिए आप पैसे देते हैं, तेल के लिए आप पैसे देते हैं, तो एक अगर आप पानी के भी पैसे देने लगेंगे तो हो सकता है कि आप उसकी भी वैल्यू समझ जाएं और उसको भी आप सोच समझ के यूज़ करें। डिफॉरेस्टेड एरियाज़ को खासतौर से अगर हम देखें जहाँ पे लैंड है जिसको डिग्रेड किया जा रहा है, तो वहाँ अप्रोप्रिएट सॉइल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की ज़रूरत है, जिससे जो हिल स्लोप्स हैं, है ना, हाँ, मतलब जो पानी है अगर हम उसे जो डिग्रेडेड एरियाज़ है वहाँ पर यूज़ करें, अप्रोप्रिएट सॉइल मैनेजमेंट करें, तो उससे डिफॉरेस्टेड एरिया को दोबारा रिवाइव किया जा सकता है, रिविगेट किया जा सकता है। तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उसको रीवेजिटेट अगर हम करते हैं तो रीवेजिटेट करने से क्या होगा, वहाँ पे फॉरेस्ट कवर बढ़ेगा। फॉरेस्ट कवर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली पानी का अंदर जाने का रास्ता बढ़ेगा, है ना। तो बेसिकली आपको हर लेवल पे हर चीज़ को लेकर के चलना है। डोमेस्टिकली आप क्या कर सकते हैं, घर में आप क्या कर सकते हैं, वाटर को आप VD प्रिंसिपल से यूज़ कीजिए, है ना। जो वाइटल एक्टिविटीज़ हैं और इसेंशियल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कीजिए और डिज़ायरेबल एक्टिविटीज़ को कट डाउन कीजिए। यानी जैसे मान लीजिए आप पानी से जैसे आप किसी पूल, आप घर में पूल बना करके उसमें नहाना चाहते हैं, ठीक है, एक बहुत बड़ा एरिया आपने निकाला है पूल बनाने के लिए, तो ये आपकी डिज़ायरेबल एक्टिविटी है, ऐसा आप करना चाहते हैं, इसको आप कट डाउन कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है, ऐसा नहीं है कि अगर आप पूल से नहीं नहाएंगे तो आपको लोग मतलब आप जी नहीं पाएंगे, ठीक है। वाइटल एक्टिविटीज़ के लिए आप यूज़ कीजिए। वाइटल मतलब जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे आपका खाना बनना ज़रूरी है तो उसके लिए तो पानी चाहिए चाहिए, है ना, और आपका नहाना ज़रूरी है, आपका टूथपेस्ट ज़रूरी है, तो वो सारी चीज़ें जो भी ज़रूरी हैं वहाँ तो आप उसे यूज़ कीजिए। वाइटल एक्टिविटीज़ के लिए आप यूज़ कीजिए। बाथिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, फ्लशिंग के लिए तो आप थोड़ा कम यूज़ कर सकते हैं, है ना। फ्लशिंग के लिए आप इसके लिए बहुत सारे तरीके लोग बताते हैं कि जो आपका नहाने वाला पानी है अगर वही इकट्ठा करके आप फ्लश में इकट्ठा कर लेते हैं तो वही फ्लशिंग के लिए यूज़ किया जा सकता है। और जो एसेंशियल एक्टिविटीज़ हैं उन पे आप कंट्रोल लगाइए, यानी कि जो सिर्फ ज़रूरी चीज़ें हैं उन पे आप कंट्रोल कीजिए। जैसे जैसे क्या क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए आप जब मुंह धो रहे होते हैं सुबह में तो आप टैप को खुला छोड़ देते हैं, जब तक आप टूथपेस्ट कर रहे हैं 1-2 मिनट आप टैप को खुला आपने छोड़ रखा है, आपका कोई कंट्रोल। तो इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है कि जितना पानी आपको चाहिए आप उतना पानी लीजिए और उससे फिर अपना पूरा काम कीजिए। आप उसको एक वैल्यू डिसाइड कीजिए कि मैं रोज़ सुबह इतना पानी एक अलग बर्तन में लेकर के उसी से अपना मुँह धोऊंगा। तो उससे क्या होगा, आपको पता रहेगा दैट हाउ मच वाटर यू आर वेस्टिंग, और फिर आप धीरे धीरे उसको सेव करना शुरू करेंगे। तो आपको क्या करना है, वाइटल एक्टिविटीज़ के लिए पानी को यूज़ करना है। ऐसा नहीं करना है कि पानी पीना कम कर देना है, ठीक है, पानी पीजिए, बिल्कुल पीजिए, लेकिन आप डिज़ायरेबल एक्टिविटीज़ को ज़रूर कट डाउन कीजिए। जैसे आप देखते होंगे कि लोग समरसेबल को चालू छोड़ देते हैं, है ना, पानी को बिल्कुल जो ग्राउंड वाटर है उसको जो बाहर की धुलाई करते हैं उससे अपने आंगन की अपनी कार वॉश कर रहे हैं। तो कार वॉश करना इज़ नॉट समथिंग कि अगर आप अपनी कार वॉश नहीं करेंगे तो लोग मतलब आप मर जाएंगे, आप जी नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आप मत कीजिए कार वॉश। बल्कि लोग तो अपनी साइकिल धोने के लिए, अपनी बाइक धोने के लिए भी अपना पूरा पंप चालू छोड़ देते हैं। तो कितना ज़्यादा ग्राउंड वाटर वो लोग वेस्ट कर रहे हैं, और फिर वो पानी नाली में बहता है डायरेक्ट। ऐसा भी नहीं करते कि वो पानी कलेक्ट करके किसी पौधे में डाल दें या कहीं फ्लश में लगा लें, वो पानी ऐसे भी यूज़ नहीं करते, वो डायरेक्ट नाली में छोड़ देते हैं। तो ये कितनी इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है ना। सो हमें अपनी डिज़ायरेबल एक्टिविटीज़ को कट डाउन करना है। आप कार वॉश कीजिए, बिल्कुल कीजिए, लेकिन उसके लिए आप दूसरा पानी भी तो यूज़ कर सकते हैं ना। आप अपने देखें तो आप थोड़ा सा अपना पानी अलग कर लीजिए एक बकेट में और उस बकेट से आप अपना पूरा कार वॉश करने की कोशिश कीजिए, हो जाएगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा अपना पंप चालू करके और उसको फिर नाली में बहाएं, वो एक बहुत इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है। अच्छा, वेस्ट वाटर को उन एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ कीजिए जिनको फ्रेश वाटर की ज़रूरत नहीं है ना। जैसे घर की धुलाई का काम है ना, घर की धुलाई का काम है तो उसके लिए आपको फ्रेश वाटर की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उसको थोड़े से यूज़ किए हुए पानी से भी धो देंगे तो वो धुला हुआ ही लगेगा, वो फ्रेश वाटर नहीं मांग रहा है, ठीक है। लेकिन आपके बाल धोने का काम है तो वो आपको साफ़ पानी से ही करना होगा, वरना
इचिंग हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो वो तो ज़रूरी है। लेकिन अगर आपको घर की धुलाई करनी है, या अगर आपको टॉयलेट की धुलाई करनी है, या आपको कोई अपना कोई और दूसरा काम करना है, तो वो आप वहाँ फ्रेश वाटर की ज़रूरत नहीं है, तो आप उसको दूसरे पानी से यूज़ करके कर सकते हैं। जैसे आपका अगर आपने सब्जी धोई है और वो पानी इतना गंदा नहीं है, ठीक है, सब्जी धोने में पानी इतना गंदा होगा भी नहीं, आप उस पानी को धुलाई में यूज़ कर सकते हैं, है ना। इसी तरीके से आप बहुत सारे, हम दिन भर अगर आप देखेंगे तो आप खुद ऑब्जर्व करेंगे दैट a lot of water has been कैन बी कंजर्व्ड इफ़ वी जस्ट यूज़ इट रिस्पॉन्सिबली। अगर हम उसे सिर्फ ध्यान से यूज़ करें तो हम बहुत सारा पानी कंजर्व कर सकते हैं। अडॉप्ट मिनी वाटर हार्वेस्टिंग मॉडल्स फॉर डोमेस्टिक यूसेज। अपने घर में छोटे छोटे आप वाटर हार्वेस्टिंग मॉडल्स लगाइए, छोटी छोटी चीज़ें लगाइए जिससे आप पानी को ज़मीन के अंदर ट्रांसफ़र कर सके। जैसे इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप के जो गार्डन है, ठीक है, आपका जितना भी डोमेस्टिक यूज़ का पानी है आप अपने गार्डन में डालिए। तो गार्डन की जो मिट्टी है, और गार्डन का एरिया जितना बड़ा हो उतना अच्छा है, उससे आपका घर भी खूबसूरत होगा। चाहे आपका घर छोटा सा हो लेकिन उसमें थोड़ा बहुत एरिया आप सब्जी वगैरह ग्रो करने के लिए निकालिए। क्यों? क्योंकि उससे क्या होगा, एक तो आपका घर खूबसूरत होगा, दूसरा काम ये होगा कि जो वाटर है वो आसानी से ज़मीन के अंदर जा सकता है, ठीक है। गार्डन, वो गमले वाला गार्डन नहीं कह रही मैं, पूरा एकदम मिट्टी वाला गार्डन होता है ना, दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो वो छोटा सा अगर आप लगा लेते हैं अपने घर में, तो आपको एक तो फ्रेश सब्जी मिलेगी अपने घर में, और दूसरी बात यह है कि उससे पानी डायरेक्ट अंदर जा सकता है। वो एक बहुत अच्छा तरीका है वाटर को हार्वेस्ट करने का। आप नहाए, आपने जितना भी पानी था वो आपका एक जगह इकट्ठा कर लीजिए और उसको आप बाद में ले जा करके उसमें डाल दीजिए, है ना। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद में जो एक्सिस्टिंग टैंक्स हैं उनको प्रोटेक्ट कीजिए, है ना। जो एक्सिस्टिंग टैंक्स हैं उनको प्रोटेक्ट कीजिए और सिस्टमैटिक वाटर मैनेजमेंट को डेवलप कीजिए, यानी एक प्रॉपर तरीके से वाटर को मैनेज कीजिए। स्ट्रिक्ट वाटर ऑडिटिंग यूज़ कीजिए, है ना, अडॉप्ट कीजिए। यानी आप जब पानी को इस्तेमाल कर रहे हो, आप जब पानी को वेस्ट कर रहे हो, तो आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि ये पानी बहुत वैल्यूएबल है। बस इतना सा आपको करना है। जब जिस दिन आपके दिमाग में ये बात आने लगी, आप वाटर का वेस्टेज कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। और सेव वाटर कैंपेन्स, पब्लिक अवेयरनेस के लिए वाटर स्कैर्सिटी पे आप अगर एक एजुकेटेड पर्सन है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, तो आपको करना चाहिए, आपको लोगों को बताना चाहिए कि वाटर स्कैर्सिटी से अगर वाटर पानी की कमी होने लगी तो कितनी परेशानी हो सकती है, और ऑलरेडी जिन एरियाज़ में हो रही है पानी की कमी, वो लोग कितने परेशान हैं। सेव वाटर कैंपेन्स पब्लिक अवेयरनेस के लिए चलाए जाने चाहिए। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग से कम्युनिटी बेस्ड प्रैक्टिसिपेटरी इनिशिएटिव्स और हॉलिस्टिक वाटरशेड मैनेजमेंट को चलाया जाना चाहिए। यानी कि पूरी कम्युनिटी किस तरीके से इन इनिशिएटिव्स में पार्टिसिपेट कर सकती है और वाटरशेड मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है। सो रिस्पॉन्सिबल वाटर यूजेज को अचीव किया जा सकता है अगर लोकल कम्युनिटीज़ को और लोकल अकाउंटेबिलिटी को इंक्रीज़ किया जाए तो। यानी छोटी छोटी कम्युनिटीज़ हैं, उनको आप रिस्पॉन्सिबल बनाइए, उनसे कहिए कि ये पानी को किस तरीके से आप लोगों को अवेयर कीजिए, रिस्पॉन्सिबल वाटर यूजेज कीजिए, है ना। लोकल अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करने से क्या होगा कि पानी को एक रिस्पॉन्सिबल वे में यूज़ किया जाएगा। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, तो गवर्नमेंट को पॉलिसीज़ डेवलप करनी चाहिए जिससे वाटर रिसोर्स को प्रोटेक्ट किया जा सके, सस्टेनेबल वाटरशेड मैनेजमेंट किया जा सके, उसको प्रमोशन मिले, और उससे टेक्नोलॉजीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे इरिगेशन एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो, इंडस्ट्रियल यूजेज इंक्रीज़ हो और वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स में इम्प्रूवमेंट हो। दिस इज़ फॉर ऑल।